हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भूगोल के प्रश्न लिए हैं वह सभी आपके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, मृदा का अम्लीयता तथा क्षारीयता गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। वहीं पर दोस्तों, अगर मिट्टी में पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इस आयनों की अधिकता होती है तो मिट्टी जो है वह क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। तो इसलिए मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में जो है कि हम लोग कार्बनिक पदार्थों को मिलाते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। ऑप्शन है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या पूर्वी कोशी नहर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका जो है वह है इंदिरा गांधी नहर। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर है और इसकी लंबाई जो है वह 645 किलोमीटर है और इसे सतलुज नदी पर हर के बाद के राजस्थान के थार रेगिस्तान से ले जाया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो है कि 3 राज्यों में आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान में जो है यह नहर बहती है। तो इसको याद रखिएगा, इस नहर से राजस्थान में, आपका हरियाणा में और पंजाब में सिंचाई होती है। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो आपका यह इंदिरा गांधी नहर है उससे किस किस जो है कि राज्य में सिंचाई होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका दूसरी बार पूछा गया है। पहली बार आपका जो हमने दूसरा प्रश्न करवाया वह जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका 1 to 5 का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और यह जो प्रश्न है यह बीपीएससी टीआरई 3 का 6 से 8 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन भी आपका सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है यह भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है उद्योग, घरेलू या सिंचाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है यह आपका सिंचाई के लिए हम लोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन नियतवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से या वैज्ञानिक नियतवादी विचारधारा से या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो टिहरी बांध परियोजना का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वह है संभववादी विचारधारा से। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है और मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ है जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपने सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल हो गया, परिवहन मिट्टी हो गई या वनस्पति हो गई, एवं स्थायी शक्ति जैसे धरातल है, खनिज है, अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उसका उपयोग करता है। उसको जो है कि संभववादी विचारधारा बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों कि अगर हम भूगोल का जितने भी प्रश्न PYQ करवा रहे हैं, अगर आप सब अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो भूगोल में अगर आपके 10 प्रश्न आते हैं तो उसमें 4 प्रश्न तो आपके इसी से आ जाएंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी है।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ऑप्शन है खंडक प्रणाली, चेन प्रणाली या ड्रिप प्रणाली। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह आया आपका ड्रिप प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, यह जो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है वह आपका ड्रिप प्रणाली है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अगर हम बात करें दामोदर घाटी परियोजना की, तो यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत जो है 1948 में दामोदर घाट निगम की स्थापना की गई थी और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्तांतरित हुआ था? ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें 1954 में जो दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना का समझौता हुआ था, यह आपका हुआ था भारतवर्ष और नेपाल। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतवर्ष और नेपाल के बीच यह हुआ था, यह दोनों देशों की संयुक्त परियोजना थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध या घुमरा पदर बांध। तो देखिए अगर हम बात करें महानदी पर जो स्थित है वह आपका कौन सा स्थित है? तो देखिए यहाँ पर हीराकुंड बांध हो गया और जो दुधवा बांध है यह आपका महानदी पर स्थित है। तो इसलिए इसका क्या सही हो जाएगा? हीराकुंड बांध भी सही है और दुधवा बांध भी सही है। तो इसलिए इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक या तांबा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड का घाटशिला जो है यह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला शहर है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का जो है कि मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल वीडियो को भी लाइक करिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद ज़्यादा आ रही है तो शेयर भी कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में या बैटरी उत्पादन में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो मैग्नीज का जो उपयोग है यह आपका कहाँ पर करते हैं? तो यह आपका कहाँ पर किया जाएगा? तो यह ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैग्नीज जो होता है आपका ये एक क्षणभंगुर पदार्थ है। तो इसलिए इसका जो है कि शुद्ध रूप से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसे मिश्र धातुओं में किया जाता है। तो इसलिए इसका ई वाला विकल्प सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है खंबात खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा खंबात की खाड़ी। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह है पवन ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, पवन ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक आपका पारंपरिक स्रोत होता है, दूसरा आपका गैर पारंपरिक स्रोत होता है। तो अगर हम पारंपरिक स्रोत की बात करें तो इसमें आपका पेट्रोलियम आता है, जीवाश्म ईंधन आता है, कोयला आता है। वहीं पर गैर पारंपरिक की बात करें तो पवन ऊर्जा हो गई, बायोम हो गया। तो यह सब गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका दोस्तों मिलता है वह है थोरियम। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है और यह भारत में मोनोजाइट मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। और थोरियम का रासायनिक प्रतीक जो है वह TH तथा परमाणु क्रमांक की बात करें तो 90 होता है। इसको याद रखिएगा, थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है और इसका प्रतीक TN से इसको डिनोट करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्रोजेक्टों में पूर्व से पश्चिम दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है कोटा, नामरूप, ओबरा या परीक्षा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आपका जो है वह क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आपका ओबरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया है कोटा, नामरूप, ओबरा और परीक्षा, तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका एक नंबर पर यह जो है कि नामरूप आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पर आपका ओबरा आ जाएगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं। पहले नंबर पर यह हो गया, दूसरे नंबर पर यह हो गया और तीसरे नंबर पर बात करें दोस्तों तो तीसरे नंबर पर यह परीक्षा आ जाएगा और चौथे नंबर पर आपका कोटा आ जाएगा। क्योंकि इसमें आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका परीक्षा जो है नामरूप है सबसे पूर्व में पड़ता है, फिर आपका ओबरा पड़ता है, फिर आपका जो है परीक्षा पड़ता है, फिर कोटा सबसे पश्चिम में पड़ता है। तो इसको याद रखेंगे। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस शहर में प्रथम में शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई या पुणे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोराहाट में पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत में पहला जो है 99.99% जो है शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ई वाला विकल्प सही हो जाएगा। यह आपका कहाँ पर किया गया है? असम के जोरहाट में किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन है सोहागपुर या रानीगंज या धनबाद। तो देखिए अगर हम बात करें अगर कोयला नगरी की, तो कोयला नगरी जो है वह आपका धनबाद है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। ऑप्शन सुरमा घाटी असम या लुनेज क्षेत्र गुजरात या केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुरमा घाटी आपका कहाँ पर है? तो यहाँ पर सही युग्म पूछा गया है, तो सुरमा घाटी आपका जो है यह आपका असम में स्थित है, तो यह तो आपका सही दिया गया ये वाला विकल्प। वहीं पर अगर हम बात करें लुनेस की, तो यह आपका गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, तो यह भी आपका सही है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वह यह वाला जो ऑप्शन दिया गया केजी बेसिन, यह गलत दिया गया है, तो दो ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए अगर हम बात करें रेशम वस्त्र का उत्पादन किस शहर में सर्वाधिक बिहार में होता है, तो यह आपका हो जाएगा भागलपुर। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भागलपुर को रेशम नगरी बोलते हैं बिहार की, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है सहरसा, बेगूसराय या मधुबनी।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका बेगूसराय है। बरौनी भारत में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है और यहाँ पर गंगा नदी के किनारे जो है यह बसा हुआ शहर है और यहाँ जो है कि औद्योगिक यह शहर भी है आपका बेगूसराय और यहीं पर जो है कि आपका बरौनी तेल संशोधक संयंत्र जो है वह स्थित है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि आप जितने भी PYQ करवा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप PYQ करते हैं तो आपको 2-3 फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर दूसरा फायदा यह होता है कि किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको पता चलती है। और तीसरा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है, कभी कभी तो जो है कि बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होते आते हैं एग्जाम में, तो जो प्रश्न आपका रिपीट हो जाएगा वह जो है कि आपको करना नहीं पड़ेगा, तुरंत उसको हल कर लेंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम भूगोल का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, इसके पहले हमने जो है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का करवाया है, साइंस का भी करवाया है, तो उसको भी आप देख लीजिए। और दोस्तों हम पूरा सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो गया, चाहे पर्यावरण हो गया, चाहे बिहार स्पेशल हो गया, सबका PYQ करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप यकीन मानिए कि जब तक आपका TRE 4 आएगा तब तक हम पूरा सिलेबस आपको अपने चैनल पर करवा देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।